गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th। हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिए। फर्स्ट लाइन देखिए। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक हिमालय से जो नदियाँ निकल रही हैं, जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम आदि जो नदियाँ गंगा से होकर निकलती हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं तो कैसी लगती हैं, हिमालय की बेटियों के समान लगती हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, उन नदियों को अभी तक मैंने दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। जब मैंने दूर से उन नदियों को देखा था तब मुझे वो कैसी लगती थी? गंभीर लगती थी, शांत लगती थी और अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। वे किसी संभ्रांत महिला की तरह जो है मतलब अच्छे कुल वाली, संभ्रांत मतलब होता है अच्छे कुल की महिला के समान वह मुझे दिखाई देती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उन नदियों के प्रति जो है मेरे मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। लेखक कहते हैं जिस प्रकार माँ और दादी की गोद और मौसी और मामी की गोद में मैं खेलता था, उसी तरह माँ की तरह मुझे उनकी धारा जो है माँ और दादी की गोद की तरह लगती थी और मैं उसी में डुबकी लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेखक कहते हैं कि लेकिन जब मैं हिमालय में चढ़ा तो मैंने हिमालय के ऊपर जब चढ़ा तो मैंने देखा कि मुझे कुछ और रूप में दिखाई दे रही थी। मैं हैरान था, हैरान मतलब आश्चर्य। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि यह दुबली पतली गंगा जो मुझे दुबली पतली दूर से दिखाई देती थी, यही यमुना, यही सतलुज और समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। और जैसे ही ये नदियाँ जो है समतल मैदान पर उतरती हैं तो मैदान में उतरकर कैसे विशाल हो जाती हैं, उनका उछलना और कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भाव भंगिमा, उनकी यह उल्लास मतलब होता है उमंग, उनका ये उल्लास कहीं गायब हो जाता है। धीरे धीरे जाकर जो है इनका जो प्रसन्नता है वो गायब हो जाती है। कहाँ? मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ तब भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। मैं जब इन बेटियों की बाल लीला देखता हूँ तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? उनको देखकर मानो ऐसा लगता है कि जैसे ये कहीं जो है भाग रही हो, कहीं की ओर भाग रही हो। और कौन लक्ष्य है? लेखक कहते हैं मुझे ऐसा लगता है इनका लक्ष्य क्या है, मतलब उद्देश्य। इनका कोई जैसे कोई उद्देश्य हो और उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगातार आगे की ओर बढ़ रही हैं, जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है। वे उसके मिलन के लिए बेचैन हैं। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर उनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा? लेखक विचार करते हैं और मन से सोचते हैं कि जो इनके पिता हिमालय हैं, हिमालय लेखक ने हिमालय को इन नदियों का पिता क्यों कहा है? इन नदियों का पिता इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय से ही इन नदियों का उद्गम हुआ है। उद्गम स्थल हिमालय है, हिमालय से ही इन नदियाँ जो हैं नदियाँ निकलती हैं, इसलिए इन हिमालय को जो है पिता का, इन नदियों का पिता कहा है। लेखक कहते हैं कि जब हिमालय जैसे विराट जो हिमालय, इतना बड़ा हिमालय जो है और उसके जिनके पिता हैं, उन नदियाँ जो है हिमालय का प्रेम पाकर भी उनका हृदय तृप्त नहीं हुआ, जिससे कि वो बेचैन हैं। और वो कौन होगा जिसके लिए वो आगे की ओर बढ़ रही हैं और उनकी प्यास मिटा सकेगा? उन जो नदियाँ हैं उनकी प्यास जो है मिटा पाएगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ और सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। निकेतन मीन्स होता है घर। इनका लीला करने वाला घर कैसा है? उनकी जो पहाड़ के ऊपर का आदित्याय मतलब पहाड़ के ऊपर का ऊपरी हिस्सा, उपत्यकाएँ पहाड़ के पास की भूमि,
भूमि जो होती है उन जगह पर जब नदियाँ निकलती हैं तो ये उसका लीला निकेतन मतलब लीला करने का घर जो है मालूम पड़ता है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, जब ये नदियाँ खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और इसके बाद इन पेड़ों के पास जब ये नदियाँ पहुंचती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये नदियाँ कुछ थोड़ा सा रुक के एक दूसरे से कुछ बीती बातें करने का उन्हें लगता है मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सुर धुनता होगा। लेखक कहते हैं जब ये इसकी नटखट बेटियां जो ये नदियां हैं ये जाकर इन नदियों में जब फंस जाती हैं और इतनी दूर निकल जाती हैं खेलते खेलते तो ये बूढ़ा हिमालय जो है न जाने अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना परेशान होता होगा। सिर धुनता होगा मतलब परेशान होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए। लेखक कहते हैं कि हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछो तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और उत्तर में जब जाओ हिमालय के पास तो उसका पास विराट मौन शांति के सिवाय उसके पास और दूसरा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी ये नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं और ये जो छोटी बड़ी बेटियां हैं आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र आपस में वास्तव में कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं। लेखक कहते हैं कि जब ये नदियाँ उनकी चली जाती हैं तो ये विराट हिमालय का जो दयालु जो उसका शरीर है, जो हिमालय जो दयालु है उसके दिल की जो एक एक बूंद जो निकलती है वो इकट्ठा हो करके इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती है और ये समुद्र की ओर जो है वो आगे की ओर समुद्र से मिलने की ओर आगे की ओर बढ़ती है। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। लेखक आगे कहते हैं कि समुद्र जो है वो कितना भाग्यशाली है जो समुद्र की इन दो बेटियों हिमालय की ये जो दो बेटियां हैं उन्हें पर्वतराज हिमालय की जो दो ये बेटियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र इनका हाथ पकड़ने का मौका समुद्र को मिला। इसलिए समुद्र जो है कितना भाग्यशाली है। आगे लेखक कहते हैं जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके। लेखक कहते हैं जो मैदान में इन नदियों को देखते हैं उनके मन में शायद ही ये ख्याल आता हो, क्योंकि आज तो मैं कहाँ से लेखक देख रहे हैं, हिमालय के ऊपर से देख रहे हैं। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कहते हैं बूढ़ा हिमालय जो है उसकी गोद में ये जो नदियां हैं वो बच्ची के समान पहले लगती हैं, सकरी सकरी निकलती हैं, पतली निकलती है। इसलिए लेखक ने नदियों को हिमालय की बच्ची कहा है, क्योंकि वो जब ऊपर से हिमालय की चोटी में चढ़कर देखो तो जो नदियां हैं वो एकदम पहले पतली दिखाई देती हैं, इसलिए उन्हें हिमालय की बच्ची कहा है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। जो पहाड़ में रहते हैं उनके लिए ये रूप कोई आकर्षक नहीं होगा, मतलब मन को अपनी ओर खींचने वाला भले ही ना हो, क्योंकि वो जो है पहाड़ में रहने वाले लोग इन्हें लगातार देखते हैं, बार बार देखते रहते हैं, इसलिए कोई विशेष बात उन्हें नहीं लग सकती। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप ही कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। और लेखक कहते हैं मुझे इतना आकर्षक रूप उनका लगा उन नदियों का कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिमालय जो है ससुर है और समुद्र जो है उसका हिमालय का दामाद है, और कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। झिझक मतलब हिचकिचाहट कोई भी नहीं होती है, मैं तो उन्हें ऐसा मान बैठा हूँ। तो ठीक है, आज आपने जाना कि हिमालय की बेटियां हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें लेखक जो है पहले जो है मैदान में नदियों को देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये जो है किसी संभ्रांत महिला के समान शांत और गंभीर दिखाई देती थी,
लेकिन जब उन्होंने पहाड़ की चोटी में चढ़कर इन नदियों को देखा तो उन्हें लगा जैसे कि हिमालय उनका पिता हो और ये नदियाँ जो है उनकी बेटियाँ हों और ये नदियाँ जो है आगे की ओर बढ़ती चली जा रही हैं और किसी प्रसन्नता से आगे की ओर बढ़ रही हैं, मानो ऐसा लगता है जैसा उनका कुछ लक्ष्य हो जिससे मिलने के लिए वो आगे की ओर बढ़ रही हों। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो बेचैन हों और आगे की ओर बढ़ती हैं। धीरे धीरे ये नदियाँ जो है अधिपिकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ आदि जगह होते हुए अपना लीला निकेतन, इन जगहों को लीला निकेतन अपना बनाती हैं और खेलते खेलते जब ये नदियाँ दूर निकल जाती हैं तो लगता है कि हिमालय जो है ना जाने इनके लिए कितना अपना सिर धुनता होगा, मतलब पछताता होगा कि मेरी बेटियाँ कहाँ गई। फिर कुछ देर के लिए जो पेड़ है देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केले के जंगल जब आते हैं तो ये नदियाँ जो है यहाँ कुछ देर के लिए बस जाती हैं, मानो ऐसा लगता है जैसे कि आपस में एक दूसरे से कुछ बात करने का इन्हें मौका मिल गया हो, मतलब यहाँ थोड़ा सा रुकती हैं। और कौन जाने ये बूढ़ा हिमालय इन नटखट बेटियों के लिए कितना पछताता होगा, ऐसा लेखक कहते हैं। और बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछे तो उत्तर में विराट, अगर हम उत्तर में जाकर हिमालय से पूछे तो उसके पास सिवाय मौन के और कुछ भी नहीं है। इसके बाद सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ये महानदियाँ हैं, ये दोनों ऐसे लगता है जैसे कि हिमालय का जो दिल है, दयालु दिल है, उसके दिल से निकले हुए आंसू है या दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा हो करके इन दो महानदी के रूप में सामने आई है। और ये दो महानदियाँ जो है समुद्र में जाकर के प्रभावित होती हैं। और वो समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जो समुद्र जैसे वह समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जो पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त करता है, ऐसा लेखक कहते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में ये बात शायद कभी नहीं आती होगी क्योंकि हिमालय की नटखट बेटियां नंग धड़ंग होकर खेलने वाली की ये नदियां जो है समुद्र की ओर मिलने के लिए आकर्षित होती हैं, ऐसा उन्हें ये आकर्षक रूप उन्हें कभी भी दिखाई नहीं देता होगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। जो पहाड़ में लोग रहते हैं उनके लिए ये रोज की बात रहती है, इसलिए उन्हें जो है ये ऐसा प्रतीत नहीं होता होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये हिमालय जो है हिमालय की बेटियां हैं और समुद्र जो है दामाद है और हिमालय जो है समुद्र का ससुर है, और ये बात मानने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती, ऐसा लेखक हमें बतलाते हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।